केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि 2014 तक हमारी कृषि नीति उत्पादकता पर थी केंद्रित। पहली बार पीएम मोदी ने उत्पादकता के अलावा किसानों की होने वाली आय पर ध्यान किया केंद्रित। सरकार के प्रयास से न सिर्फ उत्पादकता बढ़ी बल्कि किसानों की आय भी हुई बेहतर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रीसेट 1A उपग्रह के डेटा उत्पादों और सेवाओं को किया जारी। तोमर ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति की हो रही है शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज का भोजन की थाली में होना चाहिए स्थान। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है मिलेट्स। मिलेट्स हमारे देश में कोई नई चीज नहीं। छोटे किसान आवश्यकता अनुरूप करते थे खेती। केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण की एक उप योजना के तहत खेती बाड़ी के लिए ड्रोन खरीदने के लिए दे रही है सहायता। मंगलवार को लोकसभा में कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि ICAR किसान विकास केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि ड्रोन के लिए 100% दी जाती है सहायता। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि 2014 तक हमारी कृषि नीति उत्पादकता पर केंद्रित थी, लेकिन पहली बार पीएम मोदी ने उत्पादकता के अलावा किसानों की होने वाली आय पर भी ध्यान केंद्रित किया। अब 14 तक की हमारी जो कृषि नीति रही वो उत्पादकता पे फोकस रहती थी कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, उसी के आधार पर सारी नीतियां बनती रही। मगर मोदी जी ने पहली बार उत्पादकता के साथ साथ आय को भी उठाया कि उत्पादन तो बढ़ ही रहा है मगर किसान के जेब में क्या जा रहा है, ये पहली बार सोचा गया। और इसके जरिए एक बहुत बड़ा निवेदन जिस पर पक्ष में और विपक्ष में बहुत बातें और बहुत चर्चा में रहा, वो था किसानों की आय को दुगुनी करना। ये निवेदन जब मोदी जी ने किया तो इसी के चलते हमारी कृषि नीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। और वो बदलाव ये आया कि उत्पादकता तो हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, मगर उसी साथ उत्पादन करने वाले की आय में भी बढ़ोतरी करने का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा एक नए तरह से सोचने का हमारे प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी जो इसके कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए थी, उसी से ये बदलाव आया। और उसी को 4 पिलर बनाकर मोदी जी ने उसको साकार करने का प्रयास किया। किसानों की लागत को कम करना, उसकी उत्पादकता इंडिविजुअल उनके खेत की कैसे बढ़ती है उस पर फोकस करना, उसके रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मिटिगेट किया जाए, इसको कैसे संभाला जाए उस पर कोशिश करना, और फिर उसकी जो उत्पादक चीजें हैं उनको सही दाम कैसे मिले। ये 4 पिलर पे मोदी जी ने काम किया है। उन्होंने कहा कि नीम कोटेड यूरिया और नैनो यूरिया से काफी बदलाव आया है और किसानों को सहूलियत भी मिल रही है। यूरिया को नीम कोटेड कर देने का छोटी सी बात थी, मगर जो यूरिया हमारे देश के किसान और भारत सरकार की अरबों खरबों की सब्सिडी से हम किसानों को सही दाम पे यूरिया देने की जो कोशिश चल रही थी, वो यूरिया बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज में चला जाता था। अब उसको नीम कोटेड कर दिया तो वो कहीं काम का ही नहीं रहा, तो किसानों को उपलब्धि भी सरलता से हो गई और उसका उपयोग करने में भी साइंटिफिक इतना बड़ा फर्क हो गया कि 10 से 20% तक की खपत कम हो गई अपने आप। मैं 100 किलो यूरिया यूज करता था, तो नीम कोटेड यूरिया है तो मैं 80 किलो से भी काम चल जाता था। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ऐसे करके उनको मैं अंतिम चरण तक इसी विषय पर बोल देना चाहूं तो नैनो टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच गए। और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले कृषि क्षेत्र में, कृषि जगत में, हमारे देश में ही नहीं मगर दुनिया में ये एक बहुत बड़ी क्रांति खाद्य के क्षेत्र में आने वाली है।
और ये नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से जो 50 किलो का बैग हम किसान कंधे पे रख के खेत में जाते थे, वो अब 500 ml की बोतल नैनो यूरिया की लेकर हम खेत में जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज औपचारिक रूप से उपभोक्ता समुदाय के लिए भू प्रेक्षण उपग्रह 4 रीसैट 1A के आंकड़ा उत्पादों और सेवाओं को जारी किया। इस अवसर पर सभी हितधारकों की साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि DSS विकसित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग के बीच कृषि क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो रही है। जोड़ने के पश्चात ये सब काम आसान होंगे और आज किसी क्षेत्र को सूखा घोषित करना है तो महीने लग जाते हैं उसके सर्वेक्षण में। कहीं प्राकृतिक आपदा आई तो समय पर उसका सर्वेक्षण नहीं हो पाता है तो उस पर प्रश्न खड़े रहते हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान जो है वो टेक्नोलॉजी में है और मैं समझता हूं कि हम सब लोग जो कर रहे हैं वो कृषि और कृषक और देश के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो प्राथमिक एजेंडा है उसको भी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का एक सदप्रयत्न कर रहे हैं। इसका पूरा लाभ कृषि क्षेत्र को और किसानों को मिले और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनने के बाद और हमारा एग्री स्टैक पूरा होने के बाद निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए और देश का जो भविष्य है, नौजवान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी खेती की ओर आकर्षित हो और खेती को आगे बढ़ाने की ओर प्रवृत्त हो सके। इस दिशा में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और ज्ञान बहुत ही उपयोगी होगा। तोमर ने कहा कि कृषि विभाग और अंतरिक्ष विभाग के बीच हुए समझौते से कृषि क्षेत्र की ताकत और बढ़ेगी। अंतरिक्ष विभाग सहित सभी विभागों ने काम करने की पद्धतियां बदली और लक्ष्य तय किए। लक्ष्य भी परिणामकारी हों इस दृष्टि से योजना बनी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आज आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी दृष्टि से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी एग्री स्टेप पर काम कर रही है और हम लोग इस दिशा में बहुत ही शिद्दत के साथ बढ़ रहे हैं। सबकी इच्छा है कि कृषि के क्षेत्र में किसान को नुकसान से बचाया जा सके, जिस किसान का जितना हक है ईमानदारी से उसके पास पहुंच सके, पूर्व अनुमान लगाकर उसको नुकसान से बचाया जा सकता है तो उस पर भी काम किया जा सके। तो इस दृष्टि से बहुत सारा प्रयत्न एग्री स्टैक के माध्यम से हम करें, इस दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है। लेकिन आज वेदांश के साथ मिलकर जो कृषि DSS बनाने का समझौता हुआ है वो मैं समझता हूँ कि हमारी ताकत को और बढ़ाएगा और कृषि के क्षेत्र में किसानों तक ये सब ज्ञान पहुँचेगा तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, उनके उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी। गुणवत्ता ऐसी बढ़े जो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके तो हमारे एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ेंगे, जैसे बढ़ते भी जा ही रहे हैं। इस दिशा में काम हो ही रहा है लेकिन और भी इस दिशा में मदद होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रीसैट 1A डेटा कृषि, जैव संसाधन, पर्यावरण, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने में बेहद उपयोगी होगा। प्रमुख तौर पर जो रीसैट 1A है, एक तो प्री हार्वेस्ट एस्टीमेट खरीफ का कि पहले से उसका अनुमान हो जाए, उसके बाद
अगर डैमेज होता है फसल का तो उसकी क्या मात्रा है, क्या स्केल है। तीसरा, यदि आपदा कोई आती है, कोई बाढ़ आ जाती है, तो कहाँ कहाँ इनंडेशन हुआ है। तो इसके लिए कुछ एक हमने अपने स्तर पर भी शिविर लगाने प्रारंभ किए हैं। तो हमें खुशी होगी अगर हम कृषि विभाग के साथ मिलकर के लगाएं, क्योंकि 2014 में अनुभव आया कि जब बाढ़ आई थी कश्मीर घाटी में, तो हमने एक इसरो की टीम भेजी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं था कि उसका उपयोग क्या करना है। तो वो बैठे रहे 4-5 दिन, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि जो उनकी सड़कें दब गई थी, पानी में बह गई थी, जिनका अनुमान नहीं हो रहा था, वो इसरो के माध्यम से, स्पेस इमेजिंग के माध्यम से उसकी जानकारी ली जा सकती थी। और दूसरा, इसका एक और भी है कि जो सैंपलिंग है इनकी, वो दिन प्रतिदिन जो अगली जनरेशन में ये जाएंगे, अभी ये 17 दिन हो गए 25 दिन के, आगे चल करके और इसमें कमी आती जाएगी। और इसका एक और भी ये लाभ है कि ये इमेजिंग दिन रात किसी भी मौसम में की जा सकती है, चाहे बादल हो, धूप हो, रोशनी हो, क्लियर वेदर हो कि ना हो। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तोमर ने कहा कि गेहूं व चावल के साथ मोटे अनाज का भी भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। पोषक अनाज को देश दुनिया में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी और 72 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तोमर ने कहा कि कोविड महामारी ने हम सभी को स्वास्थ्य व पोषक सुरक्षा के महत्व का काफी एहसास कराया है। हमारी खाद्य वस्तुओं में पोषकता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने से मिलेट्स की घरेलू एवं वैश्विक खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी एवं अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण की एक उप योजना के तहत खेतीबाड़ी के लिए ड्रोन खरीदने के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, किसान विकास केंद्र KVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि गतिविधियों से जुड़े विभागों और संस्थानों को कृषि ड्रोन के लिए 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह से किसान उत्पादक संगठन FPO को प्रदर्शन उद्देश्यों वाले ड्रोन के लिए 75% सहायता मिलती है। तोमर ने कहा कि जो लोग ड्रोन खरीदना नहीं चाहते लेकिन किराए पर लेना चाहते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। प्रदर्शन में प्रयुक्त ड्रोन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रति हेक्टेयर 3,000 रुपए मिलते हैं। उन्होंने बताया है कि अगर कृषि स्नातक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करते हैं तो उन्हें ड्रोन की लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति ड्रोन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिक्की में हुए एक समारोह में कहा कि जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, तब हमारी कृषि अर्थव्यवस्था ने ही देश को मजबूती से खड़ा रहने में अहम योगदान दिया था। हमने इस देश में पोखरण के परीक्षण करने के बाद दुनिया ने हमारे ऊपर जिस तरह का दृष्टि डाला और उस समय हमने अपने किसानों के उत्पादन पर अपने को कहा कि हम सस्टेनेबल तरीके से हम रह सकते हैं, अगर हम कट भी जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस किसके बल पर था? गांव के बल पर। और कृषि पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का अहम हिस्सा है। जब फर्स्ट 5-year प्लान बना तो उस समय एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप हो उसके बारे में बात है। सेकंड 5-year प्लान बना तो उसमें हुआ कि एग्रीकल्चर विथ इंडस्ट्री कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, और इंडस्ट्री के साथ जब हमने एक रेवोल्यूशन वे में हेवी इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री सभी चीज़ों को बढ़ाने की बात की। जब हम ये कहते हैं कि हमारा ये देश यूथ यानी एक कई देशों के तुलना में हमारे देश की संभावनाएं बहुत अधिक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा स्टार्टअप की बात करते हैं, हमेशा उसको बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी आ रहा है। देश को एक तरफ सस्टेनेबल तरीके से देश की जनता का सर्वांगीण विकास हो ये,
और दूसरा अपने आप में देश आत्मनिर्भर बने कि हम आश्रित होकर के चीजों को ना देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई प्रयास किए हैं। ई नाम मंडी और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़े, जिसे आज डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बीते सालों में किस तरह से किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर वरदान साबित हुआ है, इसे जानने के लिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। डिजिटल एग्रो मिशन एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है जिसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो नई टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रही है, ये टर्मिनोलॉजी है क्या और इससे क्या लाभ होने वाला है? प्रधानमंत्री ने किसानों के हाथ में ऐसा अस्त्र दिया है डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम पर, जिसको आपने कहा कि डिजिटल एग्रो मिशन एक हथियार है किसान के पास, जिसने उसके समय को बचाया, उसकी लूट को बचाया और उसको बिचौलियों से बचाया। ई नाम मंडी का कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ई प्लेटफॉर्म होगा, किसान उसमें बेचेगा, लेकिन आज 2.25 करोड़ किसान उससे जुड़ गए हैं इस देश में, और उसमें जो 2,36,000 के आसपास ट्रेडर्स ने अपने ट्रेड रजिस्टर कराए हैं और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का उसमें व्यापार हुआ। तो ये चीज़ इस देश में हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं हुई। और मैं तुलना करता हूँ कि भाई कांग्रेस के समय तो ये 0 था, लेकिन आज कैसे हो गया। दूसरी एक किसान सम्मान निधि जो लगातार किसानों को दी जाती रही है और दी जा रही है। ऐसी स्थिति में आज वो जो आंकड़ा है वो लगभग 2,16,000 करोड़ रुपया और लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में वो नियमित राशि पहुंच रही है। अगर डिजिटल नहीं होती तो बिचौलियों के कारण वो तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकती थी। दूसरा, जब मैं डिजिटल एग्रो मिशन की बात करता हूँ तो जब कभी भी क्षतियाँ होती थी ओले से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, तो विवाद होता था कि किसके खेत का नुकसान हुआ, किसके खेत का नुकसान नहीं हुआ। जब ये सैटेलाइट सर्वे की बात आई तो डिस्प्यूट भी खत्म हुए, क्षतिपूर्ति का आकलन भी ईमानदारी से हुआ और एक समाधान स्थायी हुआ कि आपके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, ना वहाँ का पटवारी कर सकता है और ना कोई दूसरा बिचौलिया कर सकता है। तो ये डिजिटल जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, इसने ये बड़ी क्रांति पैदा की है। सर, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मान के चलें कि नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी बातें हुई हैं, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नवोन्मेष हो रहे हैं उससे आपको लगता है इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है और पैदावार में वृद्धि हो रही है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चाहे हम FPO की कल्पना करें कि किसान खुद अपना समूह बनाकर खुद के उत्पादन को बेच सकता है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में जा सकता है, इनाम मंडियों में वो अपने आप को कर सकता है, और जो आंकड़ा है वो बड़ा आंकड़ा है। 3,855 FPO आज तैयार है। दूसरी जो किसान के सामने चैलेंज था कि वो अपनी ज़मीन में क्या बोए, उसकी सॉइल टेस्टिंग का उसके पास में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आज सॉइल टेस्टिंग कंपलसरी हो गई है और वो आंकड़ा भी थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग 23 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है। तो खाद्य आपूर्ति के साथ साथ हम निर्यात को क्षेत्र में, कृषि निर्यात की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना हम आगे हो पाए हैं, क्या इसकी सिचुएशन है? मुझे लगता है कि हमें उस दिन से देखना होगा जब शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारे पास जो अनाज की स्थिति थी, हम एक टाइम सोमवार को उपवास करने के आह्वान के साथ हमने इस देश के स्वावलंबन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन आज हम जब निर्यात का आंकड़ा देखते हैं तो 4.25 लाख करोड़ ये रिकॉर्ड निर्यात हुआ है इन 2-3 वर्षों में। चीनी में हम नंबर 1 हैं, दूध में निर्यात में हम नंबर 1 हैं, चावल में और अन्य चीज़ों में। अब एक और हमारे पास अवसर है कि हम मोटे अनाज के निर्यात के अवसर हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव के साथ दुनिया ने अगला वर्ष 2023 का मोटे अनाज का वर्ष तय किया है। पूरी दुनिया में जितना मोटा अनाज पैदा होता है उसका 40% भारत में पैदा होता है। G20 की अध्यक्षता हमारे पास में है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिलेट्स के ही नाश्ते में उपयोग, बेस पर ही नाश्ता दिया जाएगा। तो मार्केटिंग का एक अवसर हमारे पास में है, बेचने का है। जहां दुनिया में डिमांड है उस डिमांड के आधार पर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी उसमें काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगला मौका है कि हम मोटे अनाज को यानी मिलेट्स को निर्यात करने के मामले में हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये भारत के पास अवसर है।
तकनीक की सहायता से किसानों को विकास करने के लिए काम हो रहा है और उनको बेहतर उनकी आमदनी हो सके उसको लेकर के भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। कैमरामैन गोपाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 12 दिसंबर को मूंग का भाव था 6,950 रुपए। 13 दिसंबर को उसके भाव में 60 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,890 रुपए। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 6,700 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 1,050 रुपए लुढ़क कर 5,650 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 दिसंबर को मूंग 9,500 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में खासी नरमी देखने को मिली। 12 दिसंबर को यहां मूंग का भाव रहा 6,720 रुपए। 13 दिसंबर को उसके सौदों में 452 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,268 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में सोमवार को मूंग का भाव था 7,765 रुपए। मंगलवार को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,765 रुपए पर बना रहा। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 27,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 1,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 87,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 9 दिसंबर को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव गिरे, जबकि कुछ में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,050 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,850 रुपए पर आ गया। धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,855 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 5,905 रुपए पर हुए। जेतपुर मंडी में 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,275 रुपए। 13 दिसंबर को उसके भाव में 130 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,405 रुपए पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में मूंगफली के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,308 रुपए। 13 दिसंबर को उसके भाव में 842 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव हो गया 6,150 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 दिसंबर को मूंगफली 6,500 रुपए पर बिकी। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 21,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 3,19,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 2,98,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 114 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन रहा था। और किसान समाचार में कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी कि खास खबरों पर नजर।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री कैमी बैडनॉक ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत की। संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए प्रधानमंत्री ने 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। बीएसएनएल स्वदेशी तकनीक से विकसित 4G और 5G सेवा शुरू करेगा। असम के गुवाहाटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल गुवाहाटी शहर की पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 14 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हेरोइन सहित बड़ी संख्या में वर्जित दवाएं जब्त की हैं और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। लुधियाना से रायबरेली जा रही बस डीसीएम गाड़ी से टकरा गई और नीचे गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसे के समय बस में लगभग 45 से 50 लोग सवार थे। बिहार के भागलपुर में रसोई गैस सिलेंडर से लदे एक ट्रक में विस्फोट हो गया, जिसमें भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के नारायणपुर पेट्रोल पंप के समीप हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद घटिया किस्म की शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है। बिहार के छपरा जिले के मशरक और इशुआपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। ये बहुत